आज का हमारा मुख्य प्रश्न ये है, क्या अमेरिका अपनी बेजोड़ सैन्य ताकत और आक्रामक धमकियों के जरिए इस युद्ध में हावी हो रहा है, या फिर ईरान रणनीतिक धैर्य और असम्मत युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उपयोग करके एक दीर्घकालिक जीत की ओर बढ़ रहा है? एक बहुत ही जटिल सवाल है ना? तो मैं इस चर्चा में ये पक्ष रखूंगा कि अमेरिका की अपार सैन्य क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता उसे एक ऐसी निर्णायक बढ़त दे रही है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और मैं ये तर्क दूंगी कि ईरान अपने फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क और कूटनीतिक एकजुटता के कारण रणनीतिक स्तर पर ये युद्ध जीत रहा है, और सिर्फ हथियारों के बल पर टिका अमेरिकी प्रभाव अब तेजी से सिकुड़ रहा है। खैर, चलिए इस गणित को सामरिक यानी टैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। मेरा मानना है कि जमीन पर अमेरिका पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप 21 मार्च के व्हाइट हाउस के बयान को ही लीजिए। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वे अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब हैं। वे ईरान के रक्षा ढांचे, उसकी मिसाइल क्षमताओं और वायुसेना को लगभग पूरी तरह से नष्ट करने की स्थिति में हैं। सच तो यह है कि युद्ध के मैदान में अंततः हार्ड पावर ही मायने रखती है। देखिए, हार्ड पावर की अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका की आक्रामकता ईरान पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और भौतिक दबाव बना रही है जिसके सामने टिके रहना मतलब किसी भी देश के लिए असंभव है। जब आपके पास दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेना हो तो खेल के नियम आप ही तय करते हैं। मैं समझती हूँ कि सैन्य शक्ति कागज पर बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि अमेरिका नियंत्रण में है। आप 21 मार्च के बयान को अमेरिका की जीत मान रहे हैं, है ना? हाँ, वो एक स्पष्ट संकेत है। लेकिन जरा उसके ठीक एक दिन बाद यानी 22 मार्च के घटनाक्रम को देखिए। अचानक ट्रंप ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स को 48 घंटे में उड़ाने की धमकी देने लगते हैं। क्या ये किसी विजयी पक्ष की भाषा है? मुझे तो ये हताशा और घबराहट का स्पष्ट संकेत लगता है। घबराहट कैसे? देखिए, अगर हम माओ जेडोंग के ऐतिहासिक रणनीतिक सिद्धांतों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि सैन्य हार को राजनीतिक जीत में कैसे बदला जाता है। ईरान जानबूझकर इन सामरिक हमलों को सह रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? जो ईरानी जनता पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, वो अब एकजुट हो रही है। बिल्कुल, वो अब राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट हो रही है। अमेरिका कुछ इमारतें गिरा सकता है, लेकिन वो राजनीतिक युद्ध हार रहा है। रुकिए, मुझे लगता है कि आप ट्रंप के अल्टीमेटम को थोड़ा गलत तरीके से देख रही हैं। ये हताशा नहीं है, ये डिटरेंस यानी निवारण का एक क्लासिक उदाहरण है। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। हाँ, वो वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है। वही तो, और इसे खुलवाने के लिए ट्रंप ने जो ईरान के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी है, वो एक सोची समझी रणनीति है। इसे ऐसे समझिए, जैसे शतरंज में कोई ग्रैंड मास्टर सीधे राजा पर हमले की चाल चलता है तो विरोधी को अपनी योजना छोड़कर बचाव करना ही पड़ता है। एनालॉजी अच्छी है, लेकिन जब अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की बात करता है तो वो एक ऐसा अस्तित्व का संकट पैदा करता है कि ईरान को अपनी नाकेबंदी खोलनी ही पड़ेगी। आपकी यह एनालॉजी सुनने में अच्छी है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। आइए इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहली बात, नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे कि पावर प्लांट्स या पानी की सुविधाओं को निशाना बनाना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, विशेष रूप से 18 यूएससी 2331 के तहत, ये सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और युद्ध अपराध है। ठीक है, लेकिन युद्ध में कई बार चले कानून को एक पल के लिए किनारे रख देते हैं और सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करते हैं। आपने कहा कि अमेरिका ईरान के ग्रिड को तबाह कर देगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान का ग्रिड एक फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क पर काम करता है? आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो कुछ हिस्सों के नष्ट होने पर भी काम करता रहे। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह समझिए। अगर आप जाले का एक धागा तोड़ देते हैं तो पूरा जाला नहीं गिरता, बाकी के धागे उसका वजन संभाल लेते हैं। ईरान का ऊर्जा ग्रिड अत्यधिक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। उनका सबसे बड़ा पावर प्लांट उनकी कुल ऊर्जा का केवल 4% हिस्सा पैदा करता है। सिर्फ 4%? हाँ, आप एक नष्ट करेंगे, देश चलता रहेगा। इसके ठीक विपरीत इजराइल का मुख्य पावर प्लांट उनकी 25% ऊर्जा देता है। इजराइल का ग्रिड बहुत केंद्रीकृत है और इसलिए बहुत नाजुक है। लेकिन अमेरिका के पास तो एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता है।
वे सिर्फ एक प्लांट पर नहीं रोकेंगे। मान लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट काम कर रहा है। आपने सुना होगा, तितली यहाँ पंख मारती है तो 1000 मील दूर तूफान आता है। बिल्कुल। अब ट्रंप की बात करते हैं। ये पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। बोल रहे हैं कि खार्ग आइलैंड पर अटैक करेंगे, ईरान का तेल पूरा सुखा देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट है। ठीक है, मान लो कर सकते हैं। खार्ग टर्मिनल उड़ा दो, आग लग जाएगी, लेकिन उसके बाद दुनिया का 20% तेल एक झटके में खत्म। इकोनॉमी पर क्या असर होगा? तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, ये तो तय है। सिर्फ उछाल नहीं, तबाही होगी। दुनिया की इकोनॉमी से अमेरिका की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, और ईरान का फिलॉसफी एकदम सीधा है, तुम मेरे पर हाथ लगाकर देखो, मैं मिडिल ईस्ट में जितनी भी ऑयल और गैस इंस्टॉलेशंस हैं, सब में आग लगा दूंगा। वो पूरे रीजन को अस्थिर कर देगा। पूरे गल्फ का जो तेल यूरोप खरीदता है, चीन खरीदता है, जापान, कोरिया, इंडिया खरीदता है, वो सब गया। रातों रात अमेरिका के सारे सहयोगी बिना पानी और बिजली के रह जाएंगे। और अगर अमेरिका सोचे कि यूरोप की इकोनॉमी चाहे तबाह हो, हमें परवाह नहीं, तो ज़रा सोचिए, यूरोप पहले ही हाथ खींच चुका है। जापान ने मना किया, कोरिया ने मना किया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सब ने मना कर दिया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आर्थिक प्रभाव बेहद गंभीर होंगे, और ये बात सही है कि सहयोगियों का पीछे हटना चिंताजनक है। लेकिन ईरान को ये सब करने के लिए एक लंबी और सुरक्षित सैन्य सप्लाई की ज़रूरत है। यहीं पर भू राजनीतिक गठबंधनों की बात आती है। अमेरिका अकेला नहीं है। आप वाकई मानते हैं कि गठबंधनों में अमेरिका का पलड़ा भारी है? देखिए, पहले तो ये हो रहा था कि रूस और चीन चुपके से ईरान की पीठ थपथपा रहे थे, पर्दे के पीछे से। अब तो वो खुलकर सामने आ गए हैं। वही तो, अब दोनों खुलकर मैदान में आ गए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ बोल दिया है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमें इनसे पूरी मिलिट्री हेल्प मिल रही है। यार, ये सुनकर मैं सच में हैरान रह गई, क्योंकि जब रूस और चीन खुलकर पीछे हैं तो ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर एस्केलेशन है। और उधर पुतिन का एक पुराना ऑडियो था कुछ दिन पहले का। उसमें वो बोल रहे थे कि किस तरह अमेरिका ने पूरे यूरोप को भड़काया, ब्रिटेन ने भड़काया और रूस को पूरे यूरोप का दुश्मन बना दिया। हाँ, यूक्रेन वॉर के संदर्भ में। बिल्कुल, 3 साल से वॉर चल रही है, नेटो पूरा खिलाफ हो गया, और अब जब चीजें उल्टी पड़ रही हैं तब इन लोगों को होश आ रहा है। मतलब अब रूस साफ कह रहा है, तुमने यूक्रेन को क्रूज मिसाइलें दी, हिमर्स दिए, टैंक दिए, F-16 दिए, सब दिया। और सबसे अहम, टारगेटिंग डेटा भी दिया, सैटेलाइट से, जिससे मॉस्को पर 50 बार अटैक हुए। एक बार नहीं, 50 बार। अब क्या होगा? टिट फॉर टैट। तुम कहते थे बर्दाश्त करो, सहते रहो, अब तुम करो बर्दाश्त। अब रूस ईरान को वही टारगेटिंग डेटा दे रहा है। मैं समझ रहा हूं, ये एक प्रॉक्सी वॉर का सीधा परिणाम है। और ये सवाल भी बनता है, जब अमेरिका किसी देश पर हमला करे तो दुनिया का ये कानून क्यों हो कि सब उसे छोड़ दो, गाली दो और मरने दो, ताकि एक एक करके अमेरिका आगे तुम्हें भी मारे। ये लड़ाई शुरू किसने कराई? बाइडेन साहब ने, CIA ने। उन्हें एक मोहरा मिल गया, ज़ेलेंस्की, जो बोला हाँ मैं लड़ूंगा, मुझे टीवी पर रखो। पहले कॉमेडियन था। ये तो एक बहुत ही क्रिटिकल नजरिया है। पर सच है ना? लड़ा 4 साल, 2 मिलियन यूक्रेनी मरे, 8 मिलियन घर से बेघर हो गए, पूरे यूरोप में भटक रहे हैं, एक इमारत खड़ी नहीं। हासिल क्या किया? अमेरिका और यूरोप की वाहवाही के लिए अपना देश तबाह करवा दिया। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि प्रॉक्सी वॉर के नतीजे अब अमेरिका को भी भुगतने पड़ रहे हैं। रूस का सीधा दखल ईरान की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि युद्ध के मैदान में अमेरिका की सैन्य क्षमता और हथियारों का जो गणित है वो एक अलग ही स्तर पर है। कागज पर शायद। सिर्फ कागज पर नहीं, आप अमेरिका के विमान वाहक पोतों के बेड़े और एजिस कॉम्बैट सिस्टम को देखिए। ये एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। एजिस सिस्टम के पास लगभग 1000 इंटरसेप्टर्स की क्षमता है। 1000? ठीक है। और ये रडार और मिसाइल डिफेंस का एक ऐसा जाल है कि कोई भी ईरानी हमला उन तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट हो जाएगा। ये तकनीकी श्रेष्ठता अमेरिका को सुरक्षित रखती है। That's a compelling argument. लेकिन क्या आपने इसके गणितीय सत्य पर गहराई से विचार किया है? ये अभेद्य सुरक्षा कवच तब तक अभेद्य है जब तक दुश्मन उसी महंगे तरीके से लड़ता है। मतलब एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का पूरा आधार ही इस गणित को पलटना है। चलिए इसे सिंपल करते हैं।
मान लीजिए $3 बिलियन की लागत वाले अमेरिकी एजिस सिस्टम के पास 1000 इंटरसेप्टर्स हैं। हर इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर है। सही बात है। अब सोचिए क्या होगा जब ईरान $40 मिलियन के 2000 ड्रोन एक साथ दाग दे। इंटरसेप्टर्स उन्हें गिरा देंगे। कितने? 1000 इंटरसेप्टर्स 1000 ड्रोन्स को गिरा देंगे। लेकिन 1001 वे ड्रोन का क्या, और उसके पीछे आ रहे बाकी 999 ड्रोन्स का क्या? वे सीधे उस $3 बिलियन के विमान वाहक पोत से टकराएंगे और उसे डुबो देंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले ही ये कोई थियरी नहीं है, ये गणितीय निश्चितता है, और अमेरिका इस सच को जानता है। इसीलिए उन्होंने घबराकर अपने पोतों को फारस की खाड़ी से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर लिया है। अमेरिका के पास टॉमहॉक मिसाइलों की भारी कमी हो रही है। ये सच है कि वे उत्पादन से जूझ रहे हैं। वे साल में केवल 100 इंटरसेप्टर्स ही बना पा रहे हैं, जबकि ईरान एक हफ्ते में 1000 ड्रोन बना सकता है। आप गणित देखिए। लेकिन देखिए, अमेरिका को अपने जहाज़ों को ईरान के बिल्कुल करीब रखने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की पहुंच वैश्विक है। उनके पास दुनिया भर में ऐसे बेस हैं जो उन्हें किसी भी दूरी से पलटवार करने की क्षमता देते हैं। क्या सच में वे सुरक्षित हैं? डिएगो गार्सिया का ही उदाहरण ले लीजिए। ये 4000 किलोमीटर दूर स्थित एक अमेरिकी ब्रिटिश बेस है। इसे हमेशा एक सुरक्षित पनागाह माना जाता था, लेकिन ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की पहुंच वहां तक दिखा दी है। जब 4000 किलोमीटर दूर बैठा आपका बेस सुरक्षित नहीं है, तो वो तकनीकी श्रेष्ठता किस काम की? वो तकनीकी श्रेष्ठता सिर्फ बचाव में नहीं है, वो युद्ध के मैदान की पूरी तस्वीर को नियंत्रित करने में है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है F-35 लड़ाकू विमान। अच्छा, F-35। चलिए इस पर भी बात करते हैं। चलिए इस चर्चा को तकनीक के एक अलग पहलू की ओर ले जाते हैं। F-35 कोई साधारण जहाज नहीं है, यह आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल डेटा सेंटर है। यह अमेरिका और इजराइल को एक ऐसा नेटवर्क देता है जिससे युद्ध के मैदान की हर पल की जानकारी, दुश्मन कहाँ है, कौन सा रडार एक्टिव है, उन्हें रियल टाइम में मिलती है। इस तरह के नेटवर्क केंद्रित युद्ध में दुश्मन को हमला करने से पहले ही देख लिया जाता है और पंगु बना दिया जाता है। यह तकनीकी प्रभुत्व सहयोगियों को सुरक्षित रखता है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस तकनीकी श्रेष्ठता और सुरक्षा छतरी के भ्रम को बिल्कुल नहीं खरीद सकती। आइए टर्किश इंजीनियर नालान याज़गान के उस खुलासे को देखते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आप किस खुलासे की बात कर रही हैं? उन्होंने स्पष्ट किया है कि F-35 असल में किल स्विचेस से भरा हुआ एक उड़ने वाला कबाड़ यानी फ्लाइंग ट्रैश कैन है। एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ने वाला कबाड़ कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? ये मेरी अतिशयोक्ति नहीं है, ये उस प्रोजेक्ट को समझने वाले विशेषज्ञों का बयान है। चलिए समझाती हूँ कि ये किल स्विच क्या होता है। इमेजिन कीजिए आपने करोड़ों रुपए देकर एक लग्जरी कार खरीदी, लेकिन उस कार का रिमोट कंट्रोल डीलर के पास है। अगर आप उस कार को उस सड़क पर ले जाते हैं जो डीलर को पसंद नहीं है, तो वो अपने ऑफिस में बैठा बैठा आपकी कार का इंजन बंद कर सकता है। तो आपका मतलब है कि F-35 बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी सहयोगी देश अमेरिका के अप्रूवल यानी वॉशिंगटन से आने वाले एक डिजिटल OTP के बिना इस जहाज को उड़ा तक नहीं सकता। लेकिन ये कमांड और कंट्रोल का एक जरूरी हिस्सा है ताकि तकनीक गलत हाथों में ना पड़े। नहीं, ये नियंत्रण और गुलामी का हिस्सा है। ये विमान सहयोगियों की रक्षा नहीं करता, ये उन्हें पूरी तरह से वॉशिंगटन का गुलाम, जिसे हम वैसल स्टेट्स कहते हैं, बनाता है। अगर कोई देश इस जहाज को उड़ाता है तो उसके आसपास की हर सैन्य संपत्ति का डेटा रियल टाइम में इजराइल और अमेरिका के सर्वर पर चला जाता है। आप कह रहे हैं कि ये दुश्मनों को पंगु बनाता है। सच्चाई ये है कि ये अमेरिका के तथाकथित सहयोगियों को पंगु बनाता है। मैं आपकी इस चिंता को समझता हूं और ये संप्रभुता का एक बहुत वैध मुद्दा है। लेकिन किसी भी वैश्विक महाशक्ति को अपने सबसे उन्नत हथियारों पर कुछ नियंत्रण रखना ही पड़ता है। अमेरिका का गठबंधनों का नेटवर्क इसी शर्त पर काम करता है कि सुरक्षा के बदले एक एकीकृत कमांड संरचना हो। एकीकृत कमांड या तानाशाही? मेरा अंतिम तर्क यही है कि भले ही नीतियां उग्र लगें, भले ही कुछ कमियां हों, लेकिन अमेरिका की ये अपार सैन्य शक्ति, उनका नेटवर्क केंद्रित दृष्टिकोण अंततः मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को अमेरिका के पक्ष में बनाए रखने की क्षमता रखता है। और मैं कहूंगी कि यही वो मूलभूत भूल है जो इतिहास में हर बड़े साम्राज्य ने की है। वे अपने नियंत्रण के भ्रम को हकीकत मान लेते हैं।
तथ्यों का विश्लेषण बहुत स्पष्ट रूप से एक ही दिशा में इशारा करता है। 2026 अमेरिकी आधिपत्य यानी यूएस हेजेमनी के पतन की दृश्यमान शुरुआत है। वो एक बहुत बड़ा दावा है। पर तथ्य यही कहते हैं। आप जिसे एकीकृत कमांड कह रहे हैं, वो दरअसल एक अत्यधिक केंद्रीकृत और नाजुक व्यवस्था है। इसके ठीक विपरीत ईरान का फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क साबित करता है कि आप पावर प्लांट्स पर मिसाइल गिराकर किसी देश की रीढ़ नहीं तोड़ सकते। जब आप अपनी ही रसद की कमी से जूझ रहे हों, जब सस्ते ड्रोन्स आपके रडार को पछाड़ रहे हों और रूस और चीन आपके सामने खुलकर खड़े हो जाएं, तो सिर्फ पुरानी धमकियों से युद्ध नहीं जीते जाते।